साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत? साथियों, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं इस लाइव सेशन में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके राइट से जुड़ा हुआ है। अगर आप एंटी करप्शन या लोकायुक्त या सीबीआई द्वारा ट्रैप किए गए हैं तो आप एविडेंसेस को या अदर फैक्ट्स को तो बारीकी से देखते ही देखते हैं, पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे हम छोड़ देते हैं वो है चार्जशीट। चार्जशीट काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एंटी करप्शन मैटर का है। ये किस प्रकार एक्ट अपॉन होगा, इसे किस प्रकार यूज़ में लिया जाएगा और इसका क्या बेनिफिट अक्यूज़ ले सकता है, जिसको मैंने आज के सेशन में डिस्कस किया है। साथियों, ये स्पेशल सेशन उन व्यक्तियों के लिए है जो एंटी करप्शन से वास्तव में लड़ना चाहते हैं, जो झूठे फंसा दिए गए हैं पर उन्हें ये नहीं मालूम कि लड़ना कैसे। सब लोग उन्हें यही कहते हैं कि तुम्हें सज़ा हो जाएगी, तुम राज़ीनामा कर लो, परिवादी को सेट कर लो या ऐसे परपंच करो कि विटनेस रिकॉर्ड पे ना आए और तुम अल्टीमेटली एक्विटल हो जाओ। ऐसे किसी भी परपंच करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल जो बिंदु मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए अपने केस को जो है आर्ग्यू करना है। साथियों, एक बात और बताना चाहूँगा कि ये लाइव सेशन है। ये लाइव सेशन हर शनिवार शाम 6 बजे आता ही रहेगा और मेरा एकमात्र मकसद यही है कि वॉइस ऑफ डिफेंस को मजबूत करना। मैं अपने सेशंस में हर टॉपिक पर, चाहे वो चेक का हो, चाहे मैट्रिमोनियल का हो, चाहे एंटी करप्शन का हो, डिफेंस के वो बिंदु डिस्कस करूंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, जिसका उपयोग करके आप डेफिनेटली अपने केस को जीत सकते हो। क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद यही है कि जो झूठे प्रोसिक्यूशन है उसको ख़त्म करना, उनसे निजात पाना और अल्टीमेटली उन मुकदमों से फ्री भी होना। साथियों, एंटी करप्शन में जब चार्जशीट पेश होती है तो उसकी तरफ आप देखते ही नहीं हो। आप अदर एविडेंसेस पर कंसिडर कर रहे हो, पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसको तो आपने छोड़ ही दिया। ये वैसा ही है कि जैसे हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो हमने हर तैयारी को देखा, पर जो बारीक तैयारी है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, जबकि उस पर ध्यान जाना चाहिए था, पर उसको हमने इसलिए अवॉइड कर दिया कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि सारा वैल्यू ही उसी का है। साथियों, यदि आप चार्जशीट को देखें तो एक बात क्लियर होगी कि चार्जशीट पूरे केस का निचोड़ है कि परिवादी जब एसीडी या सीबीआई या लोकायुक्त के पास गया, उससे लेकर इन्होंने क्या क्या इवेंट्स किए और अंतोगत्वा इनका सार क्या है। तो यदि हमने चार्जशीट के इवेंट्स को पकड़ लिया और उससे बाकी इवेंट्स को हमने मिसमैच कर दिया तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इस लाइव सेशन में, उसको आप नोट डाउन कीजिए, एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और आज बताई गई जानकारियाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। साथियों, चार्जशीट के लिए जो सेक्शन दिया गया है वो है सेक्शन 173 सीआरपीसी। सीआरपीसी बोले तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिंदी में कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। साथियों, एंटी करप्शन में जब चार्जशीट पेश होगी तो इसी सेक्शन के रेफरेंस से पेश होगी, जिसमें सबसे पहले एफआईआर का कॉन्टेक्स्ट, दूसरी बात किस किस के द्वारा जांच की गई उसका कॉन्टेक्स्ट, कौन कौन मुलजिम माने गए उसका कॉन्टेक्स्ट, क्या क्या अपराध माना गया, ये कॉन्टेक्स्ट जो है होगा। और उसके बाद शुरू होता है रियल पर्सपेक्टिव कि ये चार्जशीट जो है बढ़ जाएगी 3 हिस्सों में। सबसे पहला हिस्सा है कि परिवादी की रिपोर्ट कि मैं इस तारीख को इस व्यक्ति से मिला, इसने पैसे मांगे और मैं रुपए देना नहीं चाहता हूँ, जिस पर कार्रवाई की जाए। जैसे ही चार्जशीट का ये पहलू आप देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर ये पाएंगे कि एसीडी कार्रवाई में जल्दबाजी करती है। उन्होंने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करा, लाए टेप रिकॉर्डर और पकड़ा दिया परिवादी को कि जाओ भैया आवाज़ रिकॉर्ड करो और लेकर आओ। क्योंकि उनका एकमात्र मकसद यही है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें रिकॉर्ड पर हो जिसके आधार पर वो प्री ट्रैप और पोस्ट ट्रैप करते हुए आपको एक्चुअल ट्रैप कर सकें। बट कानून क्या बोलता है, मैनुअल क्या बोलता है कि इनको फैक्ट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना है, इनको स्टोरी को प्रॉपरली वेरीफाई करना है। अधिकांश मुकदमे जिस कारण से ही उड़ जाते हैं कि आपने स्टोरी को या फैक्ट्स को इनिशियल स्टेज पे वेरीफाई ही नहीं करा। राजस्थान हाईकोर्ट ने व माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि आपको फैक्ट्स को वेरीफाई करना होगा और रियल फैक्ट्स को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर फैक्ट्स अपेरेंटली कॉन्कॉक्टेड हैं, देयर इज नो नीड फॉर प्रोसीड।
पर उसके बावजूद भी आगे बढ़ जाते हैं। और इनका ये मानना है कि हमें तो सिर्फ ट्रैप करना है, अपना टारगेट पूरा करना है और केसेस को बढ़ाना है, ताकि अखबार में बड़ा बड़ा छापेंगे, देखो जी हमने इतने केस एंटी करप्शन के बना दिए, ताकि लोगों में डर होगा और अल्टीमेटली लोग जो है करप्शन करना छोड़ देंगे। भले मानुष 1860 में आईपीसी बना, उसमें रेप का भी जो है पनिशमेंट है, उसमें मर्डर का भी जो है पनिशमेंट है और काफ़ी डेटरेंस है, सजाए मौत तक की स्थितियां भी बताई गई हैं आईपीसी में। क्या मर्डर रुके, क्या रेप रुके? नहीं रुके ना। केवल और केवल टारगेट बेस्ड जो है काम शुरू हो गए कि किसी को टांगना है, फंसाना है, तो 2 लाइन की रिपोर्ट लिखो, फंसा दो और व्यक्ति जो है वो भुगतता रहेगा। और वैसे ही काम जो है एंटी करप्शन में हो गया कि पब्लिक सर्वेंट होना फ़क्र की बात थी, खासकर तब जब शादियां होने वाली थी। पर आज डर लगता है कि पब्लिक सर्वेंट बन गए, कल को ऐसा ना हो कि कोई आदमी रिपोर्ट लिख के दे दे कि इसने पैसे मांगे या चेष्टा करी या पैसे चाहता है, तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो जाए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, कंसर्न परिवादी ने अपने ही स्रोत से वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया और ये कार्रवाइयाँ जो है स्टार्ट हो गई बगैर वेरिफिकेशन के। जबकि वेरिफिकेशन आधार है, वेरिफिकेशन स्तंभ है। बगैर प्रॉपर वेरिफिकेशन के अग्रिम कार्रवाइयाँ करना ही अपने आप में धोखा है, परिवादी के साथ, अभियुक्त के साथ और लीगल प्रोसीडिंग्स के साथ। साथियों, इस देश में संविधान का राज है और आर्टिकल 21 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो प्रक्रिया ड्यू होनी चाहिए। ड्यू मीन्स फेयर। अगर वो फेयर नहीं है तो किसी भी रूप में उसका उपयोग करके हम किसी को भी प्रोसिक्यूट या कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि एंटी करप्शन हो, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे सीबीआई हो, ये प्रोसीडिंग्स को एक तरफ रखकर आगे ही बढ़ जाती है। वेरिफिकेशन का आधार केवल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या ऐसी एविडेंस जो परिवादी कलेक्ट करके लाया है वो ही होती है। जबकि रियल फैक्ट्स तो मैच ही नहीं होते हैं उन स्टोरीज से जिन्हें एलेज किया गया है। कई बार आप ये देखना कि ट्रांसक्रिप्शन में तो अलग रामायण घूम रही है, जो परिवाद दिया है उसमें अलग रामायण घूम रही है, और जो इन्वेस्टिगेटिंग फैक्ट्स है उसमें अलग रामायण घूम रही है। जब ये फैक्ट्स मैच ही नहीं हो रहे तो इटसेल्फ इट इज इंडिकेटिंग दैट द प्रोसिक्यूशन ट्राइड इट्स बेस्ट टू मेक द केस नहीं बना तो चलते रास्ते जो है चार्जशीट पेश कर दी, मुलजिम भुगतता रहा, पर कोर्ट को लिखना पड़ता है कई बार कि देयर इज अ मेजर कॉन्ट्रडिक्शन, इवन द स्टोरी इज नॉट गोइंग टू बी corroborated, entire evidences are concocted and they are based on surmises and conjecture and that's why the accused deserves to be acquitted। तो कितना भुगतना पड़ गया एक बेईमानी की वजह से अक्यूज्ड को, जबकि अक्यूज्ड की कोई गलती नहीं है। एलिजली जो एलिगेशंस है वो प्रूव्ड नहीं है, कोई कॉरोबरेशन नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जो प्रोसिक्यूशन को सस्टेन कर सके। इसके बावजूद भी जो है फंसाया जा रहा है। तो चार्जशीट का ये बिंदु आपको ध्यान में रखते हुए जिरह करनी है टीएलओ से और आईओ से कि क्या कारण रहा कि आपने इन फैक्ट्स को वेरीफाई किए बगैर ही आगे बढ़ना उचित समझा। वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा? वो बोलेंगे साहब हमने आवाज़ की रिकॉर्डिंग के लिए भेज दिया। नो मिस्टर, आवाज़ की रिकॉर्डिंग करना तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपको उन फैक्ट्स को वेरीफाई करना होगा जो फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन का आधार है। वो फैक्ट्स जिनके आधार पर एसीडीए कहती है कि आप चोर हो, भ्रष्ट हो और आपने भ्रष्टाचार किया है। अगर वो फैक्ट्स वेरीफाई नहीं है तो किसी भी रूप में हमें वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। तो ये क्लिंचिंग पॉइंट है, इसको भी आप हिट रखें। और 22 फरवरी 2022 का एक सेटेड लॉ है। मैं 22 फरवरी 2022 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 21 फरवरी को वो लॉ प्रपोनेड था, बट इन पिक्चर आया 22 फरवरी 2022 को, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इनिशियल स्टेज पर जो रिपोर्ट लेकर चल रहे हैं, अगर उस रिपोर्ट में प्रॉपर डिमांड दिखाई नहीं देती है, फ्लिम्जी फैक्ट दिखाई दे रहे हैं और स्पेसिफिक फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है, वी कुड नॉट प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। मतलब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बना रही है और इनको तो कोई परवाह ही नहीं है। बोले कौन? सब खामोश है। और जब लड़ने की बारी आती है तो आप लोग ही कहते हो कि कैसे लड़ेंगे, शांति से बैठ जाओ। अरे तुम्हारा खून नहीं खोलता है कि भाई गलत प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ हो गई है कि हम लड़े, हम आगे बढ़े? खोलना चाहिए खून। खामोश बैठ जाओगे तो वही हाल होगा जो इस देश में अंग्रेजों ने भारतीयों का करा। अगर अपनी आज़ादी चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लीगली पॉइंट्स को सस्टेन करना है, लीगली लड़ना होगा। और अगर आप प्रॉपर होमवर्क कर रहे हो, फैक्ट्स को वेरीफाई कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की स्थिति में आ जाओगे।
ये कमज़ोर अथॉरिटीज़ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कमज़ोर अथॉरिटी है, केवल नाम बड़ा है, डराते हैं, धमकाते हैं, प्रेशर से एविडेंस क्रिएट करते हैं, बट इन रियल इनके पास तो एविडेंस कलेक्ट करने का तो कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की इसी कार्यशैली पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि इनिशियल स्टेज पर आप जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करते हो और ये कहते हो कि अक्यूज बदमाश है और अपराधी किस्म का है, पर इन रियल तो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रिजर्व कैसे करनी है, उसका बेसिक प्रोटोकॉल क्या होगा वो ही तक नहीं आता। ये लोग 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट की पालना करने में कोई रुचि ही नहीं दिखाते। और 4 मई 2022 को जिस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक कहना पड़ा कि द लॉ रिट्रीव्ड इन अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, it is mandatory to follow the guidelines of section 65B of the Indian Evidence Act. If it is not followed in the right and proper perspective, in that scenario the accused could not be convicted. तो कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ चार्जशीट के उस पहले पार्ट की जहाँ पर ये कहते हैं कि डिमांड दिखाई देता है, जहाँ पर ये कहते हैं कि फैक्ट्स है, जहाँ पर ये कहते हैं कि अक्यूज मुलजिम है, जहाँ पर ये कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, वहीं पर ही इनकी बेसिक एविडेंस ही डाउटफुल है कि इन्होंने फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करा। साथियों, ऐसे कई केस रिसेंटली निकल के आ रहे हैं जहां पर कोर्ट्स को लिखना पड़ रहा है कि जो स्टोरी सेटअप की गई है उसके अनुक्रम में या उसके कॉन्सिक्वेंटल पार्ट में कोई भी ऐसा कॉरोबरेटिंग एविडेंस निकल के नहीं आया जिसके आधार पर यह कह सके कि इन रियल पर्सपेक्टिव वास्तव में डिमांड है या नहीं है, वास्तव में जो परिवादी है वो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है। उसके बाद इनका आता है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट, और इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में जो लिखते हैं और जो अंदर हो रहा है उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। अधिकांश बातें चार्जशीट में होती ही नहीं है, वो स्टेप मेंशन होते ही नहीं है, वो स्टेप हुए कैसे। और आखिरी में होता है इनका कंक्लूजन, किसी को धारा 7 में लगा दिया, किसी को धारा 7 ए जोड़ दिया, किसी के लिए धारा 13(1) जोड़ दी, किसी के लिए धारा 13(1) जोड़ दी, जबकि इन सेंस वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दे हैव टू डू द वेरिफिकेशन एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न, they have to do the verification as far as law is concerned, they have to do the investigation as far as the guidelines of Honorable Odisha High Court in a recent judgment is concerned. और वो जजमेंट है 31/1/2022 का, जिसको ये कंसिडर करते ही नहीं है। तो कुल मिला के साथियों, चार्जशीट को मत छोड़ें, चार्जशीट सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चार्जशीट कंसिडर करते हुए जो है आप आगे बढ़ें और उसके अनुक्रम में जो है आईओ से और टीएलओ से क्वेश्चन पूछें कि ये स्टेप्स मिस क्यों हो गए और जो लिखे नहीं है वो आपने परफॉर्म कैसे कर दिए। तो यू विल डेफिनेटली इंडिकेट कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशंस हुआ है जिसके आधार पर हमें फॉल्सली जो है रॉबिन किया गया है। तो एक एक्विटल के हिसाब से, डिफेंस पॉइंट के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड है जिसके आधार पर हम प्रोसिक्यूशन को चैलेंज कर सकते हैं। तो साथियों, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले शनिवार को। अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जब अगली वीडियो में आऊँगा तो उसका मैं आंसर सबसे पहले दूंगा। और कोई कमेंट अगर अच्छा लगता है जिससे पूरा हिंदुस्तान हम इनलाइटन कर सकते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और उस व्यक्ति का नाम जो है मैं ज़रूर लूँगा। तो साथियों, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए सोनी एरेना से जो है जुड़े रहें और हम जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग भी जो है शुरू करेंगे इन द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। पर उसके लिए हमें चाहिए सब्सक्राइबर गेन। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कम से कम सब्सक्राइबर जो है बढ़ाएं ताकि हम उस मिशन तक जो है पहुँच सके, ताकि मेरी आवाज़ हर व्यक्ति तक, उस जनता तक जो इजीली अप्रोच मुझे नहीं कर सकती है वहाँ तक भी जो है पहुँच सके और मेरी बताई गाइडलाइंस के आधार पर वो अपने केस को जो है वो जीत सके। तो साथियों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले शनिवार। स्टिल देन स्टे ट्यून, सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज।